हेलो मेरे प्यारे टेंथिस, मैं रचित आपके सामने आज हाजिर हूं एक नए चैप्टर के साथ एंड दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस पूरे टॉपिक को हम एक वन शॉट में कवर करेंगे। आफ्टर वाचिंग दिस फुल वीडियो आई होप कि आप इस पूरे टॉपिक को कवर कर चुके होंगे। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10 बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं। ठीक है, और ऑल्दो ये कनेक्टेड है प्रीवियस यानी कि जूनियर क्लासेस से भी, क्योंकि आप एरिया ऑफ सर्कल तो और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल तो आप मतलब काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हो, लाइक 6 में पढ़ा आपने, 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल चैप्टर होने वाला नहीं है। ठीक, आई होप कि नाउ एवरीवन इज रेडी टू गेट दिस चैप्टर प्रॉपर्ली। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सर्कल होता क्या है। एक्चुअली सर्कल क्या है? सर्कल इज अ बाउंडेड फिगर। एक बाउंडेड फिगर होता है जो कि स्ट्रेट लाइन से मिलकर नहीं बना है, कर्व लाइन से मिलकर के बना हुआ होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ कि इस पूरी स्क्रीन में कुछ पोर्शन सर्कल ने ले रखा है तो वो है ये। अब मैंने बोला सर्कल ने ले रखा है तो क्या इसकी सिर्फ बाउंड्री ने ले रखा है? नहीं बच्चे, इसके पूरे के पूरे इस शेडेड इस पोर्शन ने ले रखा है। अब पोर्शन का मतलब एरिया होता है, सिंपल। तो अगर कोई पूछे सर्कल क्या है तो सर्कल का मतलब उसकी बाउंड्री नहीं है, उस पूरे के पूरे एरिया की हम बात कर रहे हैं। ठीक, ये तो छोटी सी ज्ञान की बात थी। अब आगे बढ़ जाते हैं इसमें। अगर अपने टॉपिक की बात करेंगे जो आपके क्लास 10th में जो आपको मालूम होना चाहिए और जो प्रीवियसली आपने कुछ चीजें पढ़ रखी हैं, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपको मालूम है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ पेरीमीटर क्या होता है आपको मालूम है, 2 पाई आर होता है। अब मैं ये बातें बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि आगे आने वाले सेक्टर, सेगमेंट और लेंथ ऑफ आर्क इसी बातों पर डिपेंडेंट है। ठीक, तो फटाफट इसका फॉर्मूला जो है वो लिख लेते हैं। चलो भाई लिखते हैं। एरिया पेरीमीटर ऑफ सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो बेसिक से बहुत फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल, ऑल्दो यू विल नो दैट। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है वो बहुत बेसिक से यहाँ से टॉपिक को अपने कवर कर सकता है। अब यहाँ पर आर क्या होता है तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज कॉल्ड आर हियर। अगर मैं बात करूँ आर क्या होता है बच्चे, मान लेते थोड़ी देर के लिए अगर ये सेंटर है और सेंटर से मैं अगर कहाँ तक जाऊंगा, इसकी सर्कमफ्रेंस तक जाऊंगा, तो बनने वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इसकी रेडियस यानी कि स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अभी मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, सेक्टर सेगमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ। तो ये दिस इज कॉल्ड रेडियस है ओवर हियर। अब मैं बात करूँ कि एरिया के बाद अगर हम लोग बात करें इसकी अगर मैं एरिया के बाद बात कर लूँ कि इसके पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर कुछ और नहीं, इसका सर्कमफ्रेंस ही है। पेरीमीटर कुछ और नहीं, इसका सर्कमफ्रेंस ही है। तो मैं यहाँ से एरिया के बाद मैं क्या लिखने वाला हूं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो बहुत बेसिक फॉर्मूला दैट इज 2 पाई आर। बच्चे पाई वहां पर ना, ऑल्दो आपके इंस्ट्रक्शन में इट विल बी स्टेटेड, अगर वहां पे पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, आपके क्वेश्चन में ये दे रखी है कि यूज पाई इज इक्वल टू दिस वन, तो यू विल यूज दिस वन। बट अगर वहां उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा तो यू विल डेफिनेटली यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक, ये तो आपको कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं पाई की, तो आपको ऑल्दो पता ही होगा। ठीक, रेडियस मिल गई, एरिया ऑफ सर्कल मिल गया और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी मिल गई। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है इसकी बाउंड्री को कवर करना। इसकी बाउंड्री कवर करने का मतलब, मान लीजिए कि सर्कुलर ग्राउंड है, इफ समबडी स्टैंडिंग हियर, एक पर्सन ए है और वो स्टार्ट करता है इसकी बाउंड्री पे चलना, तो वो बाउंड्री को अगर कवर कर रहा है, मेरे बच्चे क्या कवर कर रहा है, बाउंड्री को कवर कर रहा है ना। बाउंड्री पे अगर दौड़ रहा है, उसके सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहा है, उसके बाउंड्री पे दौड़ रहा है, तो समझ जाना कि मुझे इस ए बंदे ने इस सर्कल का क्या कवर किया, तो आप बोलोगे सर पेरीमीटर, या फिर इसको हम लोग और क्या नाम देते हैं, सर्कमफ्रेंस, और क्या नाम देते हैं, सर्कमफ्रेंस। ठीक है ना, ये बहुत बेसिक सी बात थी। ठीक, अगर लेकिन मैं बात करूं इस मैं मान लेता हूं कि ये चीज क्या है, सर्कुलर क्या है, ये एक सर्कुलर ग्राउंड है, और अगर मैंने बोला अगर इसमें मुझे क्या करना है, पूरे के पूरे इस पोर्शन में इसमें क्या करना है, फ्लावर्स लगाने हैं। क्या लगाने हैं, फ्लावर्स। तो मैं इसके अंदर वाले पोर्शन को चूज करूंगा, मतलब मैं इसके अंदर वाले पोर्शन को कवर करना स्टार्ट करूंगा। ऐसे केसेस में हम इस सर्कल का क्या पता करेंगे, सोचिए बताओ, क्योंकि हम अंदर की तरफ चले गए ना, हम बाउंड्री पे तो उससे टहल नहीं रहे, हम बाउंड्री पे तो फ्लावर्स की जो लेयरिंग है वो तो लगा नहीं रहे, हम अंदर की तरफ चले गए, अंदर की तरफ का इस पोर्शन को कवर करने लग गए। इसका मतलब है कि हम 2 डायमेंशन को कवर करने लग गए हैं। भाई हम क्या करेंगे, मान लो थोड़ी देर के लिए कोऑर्डिनेट प्लेन ही है, तो हम लोग इसके कहाँ जाएंगे, वाई पे भी जा रहे हैं, एक्स पे भी जा रहे हैं, एक्स नेगेटिव पे भी जा रहे हैं, वाई नेगेटिव पे भी जा रहे हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं इसका एरिया कवर करने लग गए। ठीक है, क्या कवर करने लग गए बच्चे, एरिया। तो यहां से एक आइडिया क्रिएट हो रहा है कि जो चीजें सिर्फ और सिर्फ उसकी आउटर बाउंड्री को टच करेंगी वहां पर हम सर्कमफ्रेंस पता करेंगे, और जो चीजें जिस ऐसे एक्शन में जिसमें हम सर्कल के अंदर एंटर करेंगे और हम 2 डायरेक्शन में मूव करेंगे, एटलीस्ट 2 डायरेक्शन पे हम लोग उसमें मूव करेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि हम एरिया पता करने वाले हैं। ठीक, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क में इस कॉन्सेप्ट को हम जरूर यूज करने वाले हैं। चलो अब जानते हैं उसके आगे की बात।
एरिया रेडियस सर्कल्स में हम लोग अगले बात जो पढ़ने वाले हैं वो भी यहाँ पे देख लेते हैं, एरिया ऑफ रिंग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब एक और बात है, अब ये रिंग क्या होती है, रिंग और कुछ नहीं, दैट इज कॉल्ड कोसेंट्रिक सर्कल। कैसे सर्कल होते हैं बच्चे मेरे, ये कैसे सर्कल होते हैं, कोसेंट्रिक। अब कोसेंट्रिक क्या है, कोसेंट्रिक क्या है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कोसेंट्रिक। अब देखो को वर्ड क्या बताता है, कॉमन चीज बताता है, जो कॉमन हो, जैसे कि कोलीग है ना, होता है कोलीग मतलब कौन होते हैं, जो साथ में काम करते हैं, सहकर्मी, ठीक है, होते नहीं होते ऐसे जितने, तो को का मतलब जो एक कॉमन प्लेस पर आ रहे हैं, कोलीग एक कॉमन प्लेस पे आ रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कोलीग। भाई एक बंदा ए है, ए बंदा कंपनी में एक कंपनी में काम करता है, बी वाला भी एक कंपनी में काम करता है, दोनों क्या है, कोलीग है, CO है ना। तो ये को बताता है कॉमन, और सेंट्रिक मतलब क्या होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ये है सेंटर, यानी कि अब सेंटर किसमें होता है भाई, हम सर्कल पढ़ रहे हैं, सर्कल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा ऐसे 2 सर्कल्स जिसका सेंटर क्या है, कॉमन है, जिसका सर्कल क्या है, जिसका सेंटर क्या है, कॉमन है। तो ऐसे सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। जब भी कोसेंट्रिक सर्कल आएंगे तो ये फिर से इस स्क्रीन पर क्या करने लगा, इस एरिया लेने लगा है। लेकिन ध्यान से देखो तो यहाँ पर 2 सर्कल है, एक बाहर और एक अंदर। ऐसा करने पे हुआ क्या है कि यहाँ पे 2 रेडियस जनरेट हो गई है, एक ये वाली और एक बड़ी वाली, ठीक है, एक ये वाली और एक ये बड़ी वाली, ये OA और फॉर वाई ये OB। अब बताओ ये वाली अगर छोटी रेडियस है, आपको देखने में लग रहा होगा ये लंबी रेडियस है, छोटी रेडियस है, इसको हम लोग स्मॉल r नाम देते हैं, इसको कैपिटल R, ठीक। तो अब अगर मैं बोलूं कोसेंट्रिक सर्कल का एरिया क्या है, तो बच्चे हो क्या रहा है कि इस बड़े सर्कल में से अगर हम एक यूनिक लेंथ की अगर रेडियस लें और उसको बाहर निकाल लें, इस वाले पोर्शन को मैं बाहर निकाल लूं, तो बनने वाला फिगर, ये जो ऐसा साइकिल का टायर नुमा जैसा फिगर बन रहा है, ये वाले फिगर की मैं बात कर रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये है एरिया ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल, ये है एरिया ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल। क्या समझ में आई मेरी बात, क्या बात में समझ में आ रही है कि कोसेंट्रिक सर्कल का एरिया यहाँ पर कैसे बन रहा है, अगर हम बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल को क्या कर रहे हैं, कट करके बाहर निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक कैसा फिगर बनने लगेगा, जैसे कि रिंग नुमा, रिंग हम लोग अंगूठियाँ पहनते हैं घर पे, यहाँ पहनते हैं, उंगलियों पे पहनते हैं, घर पे भी मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखे हुए हैं। साइकिल का पहिया, एक जो व्हील ऑफ साइकिल है, व्हील ऑफ, है ना, कैसा होता है, इसमें एक विड्थ भी होती है, थिकनेस भी होती है, तो वो क्या होता है बच्चे, तो वो होता है रिंग नुमा एक फिगर होता है, इसलिए इसको रिंग भी बोला गया और कोसेंट्रिक सर्कल भी बोला गया। अब जान लेते हैं इसका एरिया आया कैसे, तो एरिया ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल जो दिखने में कैसे हैं, रिंग नुमा है, रिंग की जैसे दिख रहे हैं, इसका एरिया कितना आसान हो जाएगा भाई, बाहर वाले एरिया में से अंदर वाले सर्कल के एरिया को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ऐसा करने पे जो बनेगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर, और अगर पाई को कॉमन ले लो तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा। कोसेंट्रिक सर्कल का एरिया तैयार, ठीक। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, फिर से मैंने बताया कोसेंट्रिक सर्कल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो यही है कि आपके फादर, आपकी मदर ने, आप किसी ने भी रिंग पहन रखी होगी, इसको दिखाओ, निकालो और उनसे कहो भैया मुझे 1 मिनट के लिए दो, मैं आपको देख के बताता हूँ कि रिंग कैसे दिखती है, क्या सर्कल दिख रही है कि नहीं दिख रही, क्या सर ने कुछ गलत नहीं बता दिया कि सर्कल नुमा नहीं कुछ और है ना, तो वो देख लो, ठीक है। चलो भाई अब देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या, एरिया ऑफ सेक्टर को कवर करेंगे, किसको कवर करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर को। एरिया ऑफ सेक्टर, आपने सभी बच्चों ने पिज्जा वगैरह खाया होता है, पिज्जा में जब हम लोग एक स्लाइस निकालते हैं तो जो इसकी एक स्लाइस है क्या वो इस शेप में दिखती है, क्या इस शेप की नहीं दिखती है ना बच्चे, पक्की बात है, कंफर्म है ना एकदम। तो ये जो स्लाइस ऑफ पिज्जा है, इस तरह का सबसे रिलेटेबल टॉपिक यही है एक्चुअली, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया। तो ये जो पोर्शन है ये मैंने निकाल लिया इससे, ये सेक्टर कहलाता है, ये सेक्टर कहलाता है। अब ये जो सेक्टर ही बनता किससे है, ये दो चीज़ों से बनता है। मतलब अगर ध्यान से देखो तो किससे बाउंडेड फिगर है, ये किससे बाउंडेड फिगर है, ये रेडियस एंड आर्क से बाउंडेड फिगर है। ये रेडियस, पहले देख लो किससे किससे बाउंडेड है, तो रेडियस और अगर मैं रेडियस एंड आर्क को मिला दूं, रेडियस और कितनी रेडियस पर हटा के मैं रेडियाई लिख देता हूं, क्योंकि ये क्या है, 2 रेडियस है, तो रेडियाई हो जाएगी, एक ये रेडियस और एक ये रेडियस, और उसके साथ मैंने क्या इंक्लूड करा, एक आर्क लगा दी, तो बनने वाला फिगर कैसा हो गया बच्चे, ये हो गया एरिया, ये क्या हो गया, माइनर सेक्टर हो गया। अब इसका नाम माइनर क्यों है, क्योंकि ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, मान लेते हैं फॉर लाइक ये बन जाएगा थीटा, और अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से कम है तो बनने वाला सेक्टर क्या होगा, माइनर सेक्टर हो जाएगा। बनने वाला सेक्टर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, माइनर सेक्टर को। बहुत इत्मीनान से पढ़ो, छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझ के पढ़ोगे ना, तो जो MCQs और असर्शन रीजंस हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं।
अगर मैं डायरेक्टली ये करूँ कि मैं फॉर्मूलास लिख दूँ, मेरे पास बहुत बड़ा काम थोड़ी ना है। मैं एरिया ऑफ सेक्टर, सरकमफ्रेंस, एक एरिया ऑफ सेक्टर लिख दूँ, माइनर सेक्टर लिख दूँ, मेजर सेक्टर लिख दूँ, सेगमेंट लिख दूँ, 4 फॉर्मूलास 5 फॉर्मूलास यहाँ पे लिख दूँ, बोलो रट लो। उससे होगा क्या आपका? उससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। एक तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में थोड़ी सी वीकनेस आपके अंदर यहाँ पर दिखेगी जरूर। तो अगर कोई क्वेश्चन ट्विस्ट भी हो रहा हो तो आप उसे कैप्चर नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए बहुत बेसिक से फॉर्मूलाज कैसे बनाए जा रहे हैं इसको जानना बहुत जरूरी है। और किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी फॉर्मूले को अगर हम लोग डायग्राम के थ्रू समझ लें तो समझो सोने पर सुहागा है, बहुत बढ़िया चीज होती है, मतलब दिमाग में बिल्कुल हमेशा के लिए क्या होती है, बस जाती है, ठीक है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को ट्राई किया करो कि डायग्राम से बनाने की कोशिश करें। अगर क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बन रहा है तो उसको फ्लो चार्ट बना लो, उसको फ्लो चार्ट के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करो। भैया इसका पहला स्टेप ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, ये स्टेप ऐसा है तो ये करेंगे। समझ आ रही बात? तो कोई भी चीज को सीखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? फ्लो चार्ट बना लेना। और अगर डायग्राम बना सकते हो सबसे बेस्ट है, ठीक। चलो अब से यहाँ पर समझ लो क्यों डायग्राम के थ्रू समझना हमारे लिए आसान हो रहा है, क्योंकि हम सामने बनी पिक्चर को क्लियर कर पा रहे हैं। हमारा माइंड जो पिक्टोरियल चीजें होती हैं उसको जल्दी ग्रैब करते हैं, ठीक है ना। तभी तो बच्चों को जब सिखाया जाता है तो पहले ए फॉर एप्पल ना लिखना ही सिखाते हैं, पहले एप्पल बना हुआ सिखाते हैं कि ये देखो ये एप्पल है, तो उसके माइंड में हमेशा से बस गया कि ए से ही एप्पल दिखता है, करेक्ट है ना। तो पिक्टोरियल वे में सीखने की कोशिश करो, ठीक है। तो हो गया आज की ज्ञान की बात, आगे बढ़ जाते हैं। तो माइनर सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, अगर थीटा की वैल्यू 180 से कम है, देखने में लग रहा होगा है भी, क्योंकि भैया अगर 180 होता तो ये लाइन स्ट्रेट चली जाती है और ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक थीटा हो चुका होता। तो ऑब्वियस बात है कि 180 हो चुका होता, ये 180 हो चुका है, इसका मतलब ये कम है थीटा। अगर थीटा जो है 180 से कम है तो बनने वाला जो सेक्टर होगा या सेक्टर हो या सेगमेंट हो, समझ जाना वो माइनर है। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 180 आ गई तो समझ जाना कि वो कैसा है, मेजर पोर्शन कवर कर रहा है, तो वो मेजर सेक्टर है। बस अब आपको करना क्या है, सेक्टर का फॉर्मूला याद रखना है। ये जो सेक्टर का फॉर्मूला होता क्या है, मैं यहाँ पे लिखूँ अगर, तो होता है पाई, क्योंकि ये इसने किसका पोर्शन कवर किया, इस पूरे सर्कल के एरिया का पोर्शन कवर किया है। तो हम लोग सर्कल का पहले एरिया लिखा, अब कितना पार्ट कवर किया, कितना पार्ट कवर किया, तो कुछ एंगल बना रखा है थीटा, और आउट ऑफ कितना कवर किया, तो ये नो वेरिएबल कि इस पूरे के पूरे अगर मैं एंगल की बात करूँ जो सेंटर पे पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड 360। तो भाई उसने लिया तो सिर्फ इतना ही पोर्शन है ना, तभी फॉर्मूला क्या बन जाता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 बन जाता है। क्या बन जाता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई आर स्क्वायर पूरा फॉर्मूला एरिया का, करेक्ट है। अब उसका वो पूरा का पूरा पाई आर स्क्वायर तो लिया नहीं, उसने एक फ्रैक्शनल पार्ट लिया है। कितना फ्रैक्शनल पार्ट लिया है, तो देखा सेंटर पे एंगल कितना बना हुआ है, थीटा एंगल बना हुआ है। अब थीटा क्या है, पूरा कंप्लीट एंगल है क्या 360, अगर होता तो पूरा सर्कल कवर हो गया होता, वो तो है नहीं। तो थीटा कुछ फ्रैक्शनल पार्ट है, तो आपको फ्रैक्शन बनाना आता है कि नहीं आता है, कि जो पार्ट हमको चाहिए वो ऊपर रखा और अपॉन में क्या लिखा, टोटल पार्ट लिखा। तो थीटा हमको चाहिए इतना गिवन है या इस पोर्शन का हम निकाल रहे हैं, तो थीटा ऊपर रखा और अपॉन में क्या लिखा, 360। बोलो भाई फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है। थीटा फिर वही बात हो जाएगी। अब जो भी यहाँ पे दे रखा है, अगर माइनर सेक्टर निकालना है तो वहां पे 180 डिग्री थीटा की वैल्यू दी होगी, यहाँ पुट करो निकाल लो। अब मेजर सेक्टर निकालना है तो क्या है, मेजर सेक्टर में मेजर सेक्टर का निकालो। मान लो फॉर अ वाइल मैं करूँगी थीटा की वैल्यू 60 दे रखी है, तो जाहिर सी बात है आपसे वो माइनर सेक्टर, ये कौन सा, इस अगर आप एरिया निकालोगे तो माइनर सेक्टर का निकलेगा। लेकिन उसने कहा हमको चाहिए भैया मेजर, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इसमें मेजर। अब मेजर के लिए आपने कहा सर ने तो दिखाया था क्या चीज़, कि भैया एरिया जो है वो क्या होना चाहिए, जो सॉरी एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, 180 से ग्रेटर होना चाहिए, तो यहाँ तो कम है। तो मेजर के मेजर सेक्टर के लिए आप एंगल ही पता कर लो, तो वो ना ये वाला पोर्शन है। तो अगर मैं फॉर अ वाइल कह रहा हूँ भैया ये वाला जो है वो 60 है, तो मेजर सेक्टर का जो थीटा होगा वो निकाल लो बस, और कुछ मत करो। तो आपको कहोगे सर 360 टोटल एंगल होता है, और इन्होंने बोला ऐसा है कि ये जो हम लोग गिवन कर रहे हैं वो 60 डिग्री है, तो जो थीटा हो जाएगा क्या हो जाएगा 300। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया भाई थीटा क्या आ गया 300, और अगर 300 आ गया तो इसका मतलब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने वाले हैं। अब हम क्या निकालने वाले हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, बस फॉर्मूला यही है। अब बहुत सारे टीचर बता देते हैं उसमें कि भैया माइनर सेक्टर निकाल लो और फिर जो पूरा एरिया निकालो सर्कल का और उसमें से माइनस कराओ। मेरा मतलब इतना काम करने की जरूरत है नहीं। आप क्या करिए, थीटा की वैल्यू बहुत सिंपल सी ट्रिक है भाई, आपने थीटा की वैल्यू देखी, उन्होंने दे दी 120, अब 120 क्या 180 से कम है। अगर मैं थीटा 120 अप्लाई करूंगा इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे, तो आपको क्या लगता है कौन सा एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या मेजर। तो आप सिंपल सी बात जानते हो, जब थीटा की वैल्यू अगर 180 से कम है और 120 180 से ऑल्दो कम है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि हम माइनर सेक्टर निकाल रहे हैं, लेकिन उसकी डिमांड क्या है मेजर सेक्टर। तो आप सिंपल है पूरे को एरिया को मत माइनस कराओ, क्या कराओ, सिर्फ और सिर्फ एंगल को माइनस करा दो, ठीक है। 360 में से माइनस करा दो 120, कितना बचेगा, कितना बचे वहां पर लगा दो। अब 360 में से अगर 120 माइनस कराओगे तो कितना बचेगा, देखो 240 डिग्री बच जाएगा। अब बताओ 240 अगर आ जाए तो ये क्या है, ये क्या है, ये हो जाएगा एंगल ऑफ मेजर पोर्शन। इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, खत्म। ठीक, समझ आएगी बात। चलो अब लेंथ ऑफ एन आर्क समझ लेते हैं। अब लेंथ ऑफ एन आर्क होती क्या है, अगर मैं सर्कल की एक बात करूं, एक सर्कल की मैं बात करूं, यहाँ पे मैं सर्कल बनाता हूं,
ठीक, अगर मैं सर्कल की बात करूँ, यहाँ पे सेंटर है, समझ आ रही बात, देखना ध्यान से, ये जो सेक्टर, ये लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर, अच्छा क्या लिखा है, लेंथ ऑफ एन आर्क, हम बात करें लेंथ की, लेंथ का मतलब सिंगल डायमेंशन होता है, सिंगल डायमेंशन मतलब बाउंड्री पे मूव करेंगे, क्योंकि बाउंड्री पे मूव करते वक्त भी हम एक डायरेक्शन में ऐसे क्या कर रहे हैं, मूव करते आ रहे हैं, हम इसके लीनियर एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, ना कि एरिया के एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। भाई अगर बाउंड्री पे मूव करो तो एरिया में एक्सपेंशन हो रहा है क्या, नहीं, लेकिन अगर फ्लावरिंग बेड कर रहे हो अंदर, अगर आप बेडिंग कर रहे हो, फ्लावर्स की फ्लावर्स लगा रहे हो, तो आप एरिया में एक्सपेंड कर रहे हो, भाई पहले इतना एरिया था, अब और एरिया बढ़ा दिया, और एरिया बढ़ा दिया, समझे बात को, तो वहां पर एरिया एक्सपेंशन होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपको लीनियर एक्सपेंशन दिखे तो आप समझ जाना कि मैं लेंथ ऑफ आर्क की बात करूं, तो यहां पर मान लेते थोड़ी देर के लिए इस पोर्शन को कवर किया इस सेक्टर ने, तो कह रहा सेक्टर मत बताओ, कह रहा इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बता दो, मतलब ये वाला पोर्शन बता दो, तो ये जो पोर्शन है वो लेंथ ऑफ आर्क कहलाती है, लेंथ ऑफ आर्क, ये बात तो क्लियर हो गई भाई, लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है ये। अब ये लेंथ ऑफ आर्क फिर से एक एंगल बना रही है यहाँ पर सेंटर पे, दैट इज कॉल्ड थीटा, दैट इज कॉल्ड थीटा, ठीक है। अब वही बात है कि यहाँ पे भी माइनर या मेजर कैसे कुछ आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, अगर आ जाए तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क और लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकाल लो, तो मैं लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बता रहा हूँ, और ये अप्लाई दोनों में होगा, बस थीटा चेंज कर देना। तो ये बात बताओ ये किसका पोर्शन है, मैंने अभी भी बताया कि अगर मैं आर की बात करूं तो ये तो बाउंड्री का मूवमेंट दिखा रहा है, सिंगल मूवमेंट दिखा रहा है, इसका मतलब बाउंड्री कवर कर रहा है, और बाउंड्री का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, लेकिन ये कितना पोर्शन एंगल, जो एंगल है वो कितना सेंटर बना रहा है, थीटा बना रहा है, और आउट ऑफ कितना बना रहा है, 360 भाई, टोटल कितना 360, 2πr थीटा अपॉन 360 का फॉर्मूला बन गया, ये मैंने लेंथ ऑफ आर्क बता दिया। अगर वही बात है कि अगर थीटा लेस देन 180 है तो कौन सा आर्क लेंथ निकलेगी, माइनर आर्क निकलेगा, और अगर थीटा ग्रेटर देन 180 है तो कौन सा आर्क निकलेगा, मेजर आर्क निकलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आर्क लेंथ की भी फॉर्मूलाज क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब सेगमेंट देख लो, जो कि आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए या 4 मार्क्स क्वेश्चन की अगर बात करो, 5 मार्क्स की बात कर लें, या आपको ये कम से कम 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में तो एक सेगमेंट का एरिया पूछ ही सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से कवर करते हैं। अब ये सेगमेंट क्या होता है, देखो सेगमेंट बनता है 2 चीज़ों से, कैसे, एक ही क्या है, इस बच्चे आप जानते हो ना, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड इज अ लाइन विच जॉइंस 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, 1 पॉइंट 2 पॉइंट ज्वाइन करने वाला लाइन कॉर्ड। अच्छा, अभी मैंने बताया कि इसी 2 पॉइंट को अगर हम लोग सर्कल की बाउंड्री को घुमाते हुए ज्वाइन करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क बोल देंगे, क्या बोल देंगे, आर्क। तो एक कॉर्ड और आर्क के बीच का जो पोर्शन कवर हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोल देते हैं। तो सेगमेंट दिख गया आपको, ये ग्रीन पोर्शन वाला क्या है, सेगमेंट है, ठीक। अब ये आपको देखने में छोटा भी लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि कॉर्ड ना डायमीटर से भी बनती है, किससे बनती है, डायमीटर से भी बनती है। अगर यही कॉर्ड थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो आती और इसके सेंटर से पास हो आती तो ये क्या होता, आप बोलते हैं डायमीटर है, क्या है ये, डायमीटर। अब डायमीटर एक सर्कल को डायमीटर कितने हिस्सों में डिवाइड करती है, 2 इक्वल पार्ट में, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। तो अब वहां पे सेगमेंट मत निकालना, तो वहां पर आप सेमी सर्कल का एरिया निकालने लग जाओगे। अगर बनने वाली कॉर्ड शिफ्ट होकर के डायमीटर तक पहुंच गई तो बनने वाला जो फिगर है अभी भी वो सेगमेंट है, बट इक्वल सेगमेंट है। और अगर इक्वल सेगमेंट है तो सर्कल अगर 2 इक्वल सेगमेंट्स या 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करा जा रहा है तो आपको अच्छे से पता है कि उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेमी सर्कल, हाफ सर्कल, करेक्ट है। तो वहां पर आप सेमी सर्कल का एरिया लगा सकते हो, पाई स्क्वायर अपॉन, ओके। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, चलो जस्ट मिनट, ओके। तो यहां से मुझे लगता है कि ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे सेगमेंट क्या है, और सेगमेंट में किसकी हेल्प से बन रहा है, तो कॉर्ड प्लस आर्क को मिलाने वाला या बाउंडेड फिगर क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोल देते हैं। अब देखने में छोटा लग रहा है, छोटा लग रहा है, इसका मतलब सेंटर पे एंगल ना, अगर मैं इसको ज्वाइन करा दूं तो क्या लगता है आपको, उसकी सेंटर पे बनने वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, बताओ, क्या वो 180 ज्यादा दिख रहा है आपको, अगर 180 हो तो सीधी लाइन निकल जाती है ना, ऐसे निकल जाती है नहीं, कम है, ये जो है यहाँ पे थीटा जो है 180 से कम है, तो इसका मतलब जो इस तरफ ये जो सेगमेंट बन रहा है वो कैसा हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, तभी ये यहाँ पे माइनर लगा हुआ है, और इसका रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। अब सेगमेंट निकालने के 2 तरीके हैं, बात समझना, जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही बताऊंगा, जो एनसीईआरटी के अलावा अदर बुक्स में है उसमें भी कैसे लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको।
देखो भाई सेगमेंट है क्या, सेगमेंट है ये वाला पोर्शन। अगर मैंने इसको ज्वाइन करा दिया इससे, तो आप देख पा रहे हो कि ओ ए बी एक सेक्टर भी बन गया है। तो जब भी आप सेगमेंट ऑफ सर्कल निकालो तो आप क्या करो कि एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर जो रखा है, और उसमें से माइनस करा दो। अब ध्यान से देखोगे तो बच्चे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, यहाँ पर एक ट्राइंगल भी फॉर्म हो गया है। तो इस ट्राइंगल को अगर इस पूरे सेक्टर वाले पोर्शन से मैं क्या करूँ, बाहर निकाल दूँ, तो बनने वाला या बचने वाला फिगर क्या है, सेगमेंट का है। तो बस इतनी ही सी बात आपको याद रखनी थी, इतनी ही सी बात आपको याद रखनी थी कि एरिया ऑफ सेक्टर जब लिखोगे, सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट जब निकालोगे तो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, कोरस्पॉन्डिंग क्या चीज, ट्राइंगल। ठीक बच्चे मेरे, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एरिया मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं याद दिला देता हूँ कि अगर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर ट्राइंगल दे रखा है जिसका बेस हमको पता है और जिसकी हाइट पता है, तो एरिया कितना हो जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पहली बात क्लियर है, एक बात तो ये हो गई। अगर 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 दूसरी बात समझो इसकी, दूसरी बात समझो इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। अगर कोई भी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड हमने इक्वल प्रूफ करा दिया, ठीक है, जिसमें एक और हिंट दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे बनने वाला एंगल 60 डिग्री का है तो बेटा ये रेडियस की वजह से बराबर हो जाएंगे, तो ये भी 60-60 हो जाएंगे। तो इस फिगर का नाम क्या है, बड़ा प्यारा नाम है, और वो है इक्विलैटरल ट्राइंगल। आप बताओ इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो याद होगा √3/4 a² हो जाता है। यहाँ पर ए क्या है, साइड ऑफ अ ट्राइंगल है, यहाँ पर ए क्या है, वो रेडियस बन जाएगी। तो आप इससे निकाल लोगे, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज आपके लिए काफ़ी हैं, ठीक है। इसी से आपको बेसिकली बनाने को बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी बेसिस पे दिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये तो था आपके एनसीईआरटी में जो दे रखा है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब दूसरी बात समझ लो, एक और फॉर्मूला है। अगर मैं एरिया ऑफ सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, आप πr² θ/360, ये तो भाई आपको अच्छे से पता है किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर का है। माइनस करा दो और r² sin θ/2, एक प्रूविंग होती है, इसके थ्रू इसको समझाया जाता है। ऑल्दो आपकी प्रूविंग तो है नहीं इस चीज़ की, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी फॉर्मूले को समझ लेना है। जहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आपको मालूम होगी क्या होने वाली है, आपको अच्छे से ये बात भी मालूम होगी कि जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू क्या होने वाली है। मान लो साइन 60 दे दिया, तो आप इजीली ये बताओ कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बता दोगे तो √3/2 है। आप क्या बता दोगे, √3/2 बता दोगे, करेक्ट नहीं करेक्ट है। फटाफट से इन फॉर्मूला से फटाफट फोकस करो एक बारी, और मुझे सोच के बताओ कि अगर जो एंगल है वो 60 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तब क्या करोगे, तब क्या कर पाओगे। तो क्या साइन 60 की वैल्यू हम लोग क्या लगा देंगे, तो वो हमको यहाँ पर एक बारी देखनी है। जैसे कि मान लो मैं कहता हूँ कि साइन 120 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है, 120 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है, तो व्हाट वी थिंक अबाउट, क्या होगी, सोचो एक बारी। अगर मैं बोलूँ भाई यहाँ तो फंस जाओगे ना, तो इसलिए बात समझो कि क्या करने वाले हैं। अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, आपके सिलेबस से होगा रिडक्ट, इसलिए इस फॉर्मूले को डायरेक्टली पुट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ऑल्दो क्योंकि आपको ना साइन में अगर मैं बात करूँ तो आपको अगर साइन 30 है पता है 1/2 है, साइन 45 पता है 1/2 है, साइन 60 है पता है √3/2 है, साइन 90 है 1 पता है, सब पता है, एवरीथिंग वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर साइन 120 डिग्री आ गया, साइन 150 आ गया, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक कुछ वैल्यूज़ दे रहा हूँ, आप उसको याद कर लेना। जैसे मैंने बोला साइन 120 आ गया, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट होता है, समझा भी दे रहा हूँ, तो समझाने से एक बार याद करना बड़ा आसान होता है। तो आप इसको लिख देते हो साइन, इसको जब ब्रेक करो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, जो 9 मिलकर 90 बना रहा हो, करेक्ट है ना। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री मुझे पता करना होगा, मतलब सप्लीमेंट्री इसका तो 180 से माइनस करना पड़ेगा, लेकिन मुझे 90 के साथ तोड़ना है, तो 90 + 30 ले सकता हूँ मैं। साइन 90 + 30, बस याद रखना कितना हो जाता है, साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, वो बना देता है cos 30, और कितना बना देगा, cos 30, ठीक है। तो आप इसको बस याद रखोगे, अगर लिखा हुआ साइन 120 लिखा है, साइन 90 + 30 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू cos 30, और cos 30 की वैल्यू आपको अच्छे से पता है। बोलो पता है कि नहीं पता है, पक्की है बताओ, है ना, पता है ना। तो आप उस वैल्यू को वहां पर यूज कर लोगे, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को यूज कर लोगे। अच्छा cos 30 की वैल्यू तो पता ही है भाई, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। अब मान लें थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर साइन 150 आ जाता,
तो कंफ्यूज मत होना, अगर एंगल थीटा जो 150 बनेगा तो कंफ्यूज मत होना। तो क्या हो जाएगा साइन 90 और बेटा 150 में क्या जोड़ेगी, सॉरी 90 में क्या जोड़ेगी, 150 बन गया तो 60, और जब कन्वर्ट कराया तो बन गया cos 60। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 120 होती है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक, तो याद रखना अगर एंगल 150 बन गया है तो वैल्यू 1/2 है, अगर 120 बन गया तो वैल्यू 3/2 है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था कॉम्प्लीमेंट्री का, जो कि डिडक्ट है, अब जब क्लास 11 में जाओगे तो यू लर्न अबाउट इट। ठीक है, वो भी पाई के टर्म में सीखोगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, कभी कभी पाई में अगर दे दे ना, मैं देखा था एक क्वेश्चन में, तो जैसे मान लो पाई में अगर कोई एंगल दे रहा है, जैसे π/2 दे रहा है, तो आप लेट कर लेना ना उसको 90, ठीक है ना। पाई का मतलब रेडियन देखोगे तो कितना निकल कर आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक, ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। π/2 90 डिग्री और पाई की वैल्यू 180 डिग्री भी होती है, इसको भी याद रखेंगे। तो मेरे बच्चे यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बता दिए, एक ये वाला जो आप डायरेक्टली यूज़ करोगे, और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल है उसको निकाल के यूज़ करोगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक, वैसे मोस्टली बच्चे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। अब बस याद रखने वाली बात यह है कि साइन 120 की वैल्यू √3/2 और साइन 145 की वैल्यू 150 की वैल्यू 1/2। ठीक, चलो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सर्कल की प्रॉपर्टीज भी आपको जो सर्कल चैप्टर है उससे कनेक्टेड प्रॉपर्टीज भी देखने को यहाँ पे मिलेंगी। एरिया ऑफ द सर्कल हमें बताना है दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्क्वायर। तो हमने क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या कर रहा है, एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है दैट कैन बी इंस्क्राइब। इंस्क्राइब का मतलब आपको अच्छे से पता है कि इसकी बाउंड्री को टच करते हुए जाएगा। कहाँ जाएगा, इसकी बाउंड्री को टच करते हुए, ठीक है ना। ठीक, अब इसकी बाउंड्री को टच करते हुए जाए तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एरिया ऑफ दिस दैट पर्टिकुलर सर्कल बोल रहा है जो भी इसका डायमीटर है वो, क्योंकि इसकी बाउंड्री को टच कर रहा है, तो जो इसका डायमीटर है वो साइड ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, 6 है, तो डायमीटर ये आ गया, रेडियस 6/2 यानी कि 3 मिल गई। अब आपको क्या करना है, एरिया बोल रहा था, एरिया ऑफ सर्कल, तो फॉर्मूला तो आपको अच्छे से पता है, πr² होता है। पाई में ही आंसर देना है, इसलिए पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। और आर कितना निकल कर आया, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, बस याद रखने वाली बात क्या थी कि जो भी इस सर्कल का डायमीटर है वही इस स्क्वायर की एक साइड के बराबर हो जाएगा। डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है, अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एरिया ऑफ अ सर्कल दैट देन इट सर्कमफ्रेंसेस इट इज गिवन। बस सर्कल के बेस पे क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास πr² है, दैट इज गिवन 154। हमसे कह रहा है सर्कमफ्रेंस बताओ, हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, 154। फटाफट से यहाँ से हम लोग बहुत जल्दी से कैलकुलेशन करेंगे, आपको भी पेपर में बहुत जल्दी कैलकुलेशन करने हैं। ठीक है, अब देखो कैंसिल आउट कराओ, 11 2 जा, 11 1 जा, और 44 14 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, आर की वैल्यू 7। अब आप जिंदगी भर के लिए बात याद रखना कि अगर कभी भी एरिया ऑफ सर्कल 154 है तो इसकी रेडियस जो है वो हमेशा 7 आएगी। ठीक, मतलब नहीं याद कर पाओ तो उसको सॉल्व कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस बता दो, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, 2 × 22/7, यहाँ से लिख जाना फटाफट से, 2 × 22/7, और रेडियस अपन लोगों ने निकाली है 7, कैंसिल आउट कराओगे 44 आ जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करा है ताकि आपको एक जो सर्कल का एरिया है पूरी तरीके से याद आ जाए, और उसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे ये भी याद आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल। एक वायर है, किसके शेप में है बेटा, सर्कल के शेप में है। इसकी रेडियस क्या दे रखी है, तो इसकी रेडियस 21 दे रखी है। ठीक है, इट इज बेंट फॉर्म अ स्क्वायर, और क्या बना देगा ये, एक स्क्वायर बनाएगा। जब स्क्वायर बनाएगा तो मान लो यहाँ से हमने इस पोर्शन को ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद वायर को ऐसे एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के बाद यहाँ लगाया। अब एक्सटेंड करने वाला पोर्शन को 1 2 3 4 बाउंड्री में कवर कर दिया। इसका मतलब जो भी इसकी सर्कमफ्रेंस और जो इसका पेरीमीटर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। पहली बात क्लियर हो गई है। क्या द साइड ऑफ द स्क्वायर बता दो, जब पेरीमीटर निकल आएगा तो आपको साइड ऑफ द स्क्वायर मतलब पेरीमीटर अपॉन 4 कर देना है, वो भी निकल आएगा। फटाफट से पता कर लेते सर्कल की रेडियस क्या रखी है, 21। तो यहाँ पर जो आपको बात याद रखनी है कि डायग्राम से मुझे लगता है मैं समझा पाया हूँ कि जो इसकी सर्कमफ्रेंस है वो पेरीमीटर के इक्वल है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, और पेरीमीटर का फॉर्मूला ऑल्दो 4 × साइड होता है, उसको भी लिख ही लेते लगे हाथ, क्योंकि हमसे साइड ही तो वहाँ पे पूछ रहा है। तो 2
into 22/7 and radius is given 21 is equal to 4 multiply with a। 4 को भी यहाँ पे भेज दोगे तो यहाँ बड़े प्यार से 4 आके नीचे बैठ जाएगा। यहाँ पर 2 से उड़ाया 2 उड़ गया, 2 से उड़ाया 11 आ गया, 7 से उड़ाया 3 आ गया, 11 3 ज़ा 33। ये जो a है ये साइड आ गई। ठीक है, क्लियर। अब इसे बोलता है एरिया निकालो तो पाई आर स्क्वायर रख देते हैं। इफ ही विल बी आस्किंग द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर, कितना रीजन बाउंड कर लिया है, तो फिर हम लोग साइड का स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, समझने वाला कंसेप्ट क्या था कि ये जो वायर है वो किसका रूप ले ले रहा है, सर्कल सॉरी स्क्वायर की बाउंड्री का रूप ले ले रहा है। तो इसकी सरकमफ्रेंस उसकी बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर इक्वल हो गया। ठीक, चलो अगले पे आओ। क्या लिखा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर किसके इक्वल है, स्क्वायर के इक्वल है। पेरीमीटर किसका है, सर्कल का है। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ का मतलब होता है जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में पहले बात हुई है। तो पहले किसके बारे में बात हुई है, पेरीमीटर के बारे में। तो अभी भी स्क्वायर का क्या पता किसके बारे में बात हो रही है, पेरीमीटर के बारे में हो रही है। तो सर्कल का जो पेरीमीटर है वो है 2πr और स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 4 इंटू साइड अभी अब डिस्कस किए थे। ठीक है ना, और कैसा इक्वल है तो मैंने इक्वल लिख भी दिया। एंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, हमको बोल रहे हैं कि इसके एरिया का रेशियो क्या होगा पता करना। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसकी। देखो एक बात बताओ, दो चीज़ों का एरिया का रेशियो पूछ रहा है, एक स्क्वायर और दूसरा क्या है, एक स्क्वायर दूसरा क्या है, सर्कल है, करेक्ट है। अब जो स्क्वायर है उसका एरिया किस पे डिपेंडेंट है, उसकी साइड पे, और जो सर्कल है उसका एरिया किस पे डिपेंडेंट है, उसकी रेडियस पे। तो और हमसे बोल रहा है उसका रेशियो। तो एक बात बताओ, अगर मैं इनकी साइड का और उसकी रेडियस का रेशियो निकाल लेता हूँ तो उसकी एरिया का रेशियो भी निकल आएगा। तो बस वही काम करना है। रेशियो ऑफ देयर एरियाज, देयर का मतलब हो गया उनके और उनका का मतलब हो गया, हम आते हैं वापस देखते हैं किसकी बात कर रहा है। पहले सर्कल है फिर स्क्वायर, तो पहले सर्कल और फिर स्क्वायर, तो पहले सर्कल की रेडियस है तो यहाँ पर रेडियस लिखी रहने देना। पहले पाई की वैल्यू लिखा, रेडियस लिखा, 4 लिखा, a लिखा। अब आप क्या करोगे, r/a पता करो, बस खत्म, इतना याद रखना है। 4 को यहीं पे रखो, 7 को उसके पास फेंको, चिपकाया ऊपर, 2 और 22 आ गए नीचे वाले फ्लोर पे, यानी यहाँ पे इकट्ठा है। भाई ऊपर वाले फ्लोर पे था, ये नीचे आ गया, नीचे वाले फ्लोर पे आया तो ऊपर चला गया। अब हमको r/a में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, हमको ऐसे लिखा रहने देना है। सॉल्व करते हैं, 2 1 2 2 ठीक है, 2 1 2 11 कितना आ गया, 7/11। हमसे क्या बोला गया है, एरिया का रेशियो चाहिए। एरिया किसका एरिया, फिर से मैं बात कर रहा हूँ, किसका एरिया, सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया अपॉन स्क्वायर का एरिया, दोनों का एरिया लिख दिए। तो 22/7 में डायरेक्टली पाई की वैल्यू रख रहा हूँ, r स्क्वायर अपॉन, और सरफेस सॉरी स्क्वायर का एरिया क्या होता है तो आपको मालूम है, a का स्क्वायर होता है, तो a का भी स्क्वायर लिख देता हूँ। 22/7 को ऐसे लिखूंगा, थोड़ा सा इसमें एक्सपेंड का मसाला लगाया, मतलब रूल लगाया, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, r/a² लिख दिया। बच्चे एक बात बताओ, अपन लोगों ने r/a तो निकाला था 7/11, तो यहाँ पे रखे 7/11। अब क्योंकि लगी है पावर 2 तो कितनी बार मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स। 7 से 7 कैंसिल, 11 से 2, कितना आ गया, नीचे कुछ और कैंसिल होने लायक बचा नहीं, 2 7 का कितना 14, और यहाँ बचा 11। तो रेशियो क्या बन गया, 14:11। कहीं दिख रहा है, ठीक है बच्चे। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे इस बार बोर्ड्स में। ये मत सोचना बिल्कुल डायरेक्टली पूछ लेगा, कंसेप्चुअल पूछ सकता है, कैलकुलेटिव भी पूछ सकता है। तो तैयारी दोनों चीज़ की होनी चाहिए। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया, और यही ऐसे ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये मैं जितने क्वेश्चन यहाँ पे आपको एमसीक्यू दिख रहे हैं इनमें से देखो 1 या 2 आएंगे, एक ही आएगा ऑलमोस्ट, वो इस 8-10 क्वेश्चन में से आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इसी के कंसेप्ट पे ही बेसिक पे मिलेंगे, ठीक है ना, इतना तो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी जरूर लाएंगे, वहाँ पर आप वो और बेहतरीन क्वेश्चन जो हो सकते हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, वो भी आपके लिए क्वेश्चन लेकर के जरूर आएंगे, ठीक है। लेकिन पहले यहाँ से बेसिक्स जो हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, यहाँ से पढ़ा लो, ठीक है, ताकि वहाँ पढ़ते वक्त आपको भी आसानी से और जल्दी से हो पाए, ठीक। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई दिस वन। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ, हमको अपना ये निकालना है, जो लिखा डायमीटर ऑफ अ सर्कल, कहीं दे नहीं रखा है डायमीटर, तो इज लिखा है, तो हमको डायमीटर पता करना है। किसका पता करना है, उस सर्कल का डायमीटर पता करना है जिसका एरिया, तो जिसका एरिया मतलब ये तो बड़ा वाला होगा, कैपिटल ए, इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल, इस सम दो बार लिख दिया, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस दिस वन, ठीक है ना। तो एक बड़ा सर्कल है
और इसका एरिया किसके इक्वल है, दो छोटे एरिया के इक्वल है। ठीक है, इसमें से एक 24 है और एक 7 है, तो एक छोटा और एक उससे भी छोटा है, एक उससे भी छोटा है। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो भाई एरिया इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख देंगे A1 और यहाँ लिख देंगे A2 विच इज रिप्रेजेंटिंग एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ बताओ फॉर्मूला क्या है, पाई कैपिटल R स्क्वायर लिख दो लेट से, और यहाँ क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर और पाई R2 का स्क्वायर। क्वेश्चन को समझना अच्छे से, पहले सिंप्लीफाई करते हैं, पाई ले लेते हैं कॉमन, कहाँ से, राइट हैंड साइड से, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, तो कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब फटाफट से देखो कि R1 है कितना, R1 है यहाँ पे 24, तो 24 का स्क्वायर, और R2 कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का 49। जब प्लस कराओगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 625। अब अच्छे मेरे R स्क्वायर इज इक्वल टू 625, तो आपको अच्छे से पता है 625 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है, 25 का है। ठीक है, तो R की वैल्यू प्लस माइनस 25 सेंटीमीटर आएगी, हम लोग इसमें प्लस वाई लेंगे, नेगेटिव वाली इसको छोड़ देंगे। अब उससे देखो, ये देखो ऑप्शन 25 दे दिया, कंफ्यूज करने के लिए, पूरा सीरियसली वो कंफ्यूज होता है। क्या करेगा, 25 पहले देगा, आंसर क्या है 50, क्यों, क्योंकि डायमीटर पूछा है। क्या पूछा है बच्चे मेरे, 2 इंटू रेडियस करना मत भूलना, यानी कि 50 आंसर आ जाए। वो कंफ्यूज करने के लिए पहला ऑप्शन ही भाई देगा जो आपको पहले आ रहा होगा, आपको अगर ये तो यही तो आंसर है, खत्म। अब तो पूरी मेहनत करिए, 1 मार्क पूरा मिल सकता है लेकिन चला जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि 50 निकाला, क्योंकि ऑप्शन ही अगला 50 रखा, और 50 को लास्ट में डाल दिया। फिर प्रेजेंट ऑफ माइंड भी चेक कर रहा है। जब CBSE पेपर बनाता है ना भाई, देखो जब CBSE पेपर बनाएगा तो बात मेरी क्लियरली समझो, वो आपको ट्रिक करेगा, डेफिनेटली ट्रिक करने वाला है भाई, वो इस तरह से ट्रिक करता है। MCQ में तो यही ट्रिक करेगा आपको, बहुत सिंपल से चल रहा होगा क्वेश्चन, बहुत आराम से। और एक और बात है, वो बीच में कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी डालेगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन डालने के लिए वो ऐसी चीज़ें डाल देगा, ऐसे कभी आप मान लो कि आपको क्या लगता है ट्राइंगल में डाल सकते हैं कैलकुलेटिव, ऐसी साइज दे देगा ना आपको, S+7+9 करके दे दिया उसने। अब कह लग रही BPT, लेकिन उसमें कैलकुलेशन हो रहा है, उसमें एक्सप्रेशन को अच्छे से सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे बी पेशेंस, लाइक आराम से पेपर को करना, आराम से पेपर को सॉल्व करना, और जब को लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव जा रहा है, उसको टिक मार करके आगे बढ़ो। यू कैन नॉट, यू आर नॉट गोइंग टू अफोर्ड दैट पर्टिकुलर टाइम जो आप वेस्ट कर दोगे उस चीज़ों को सिर्फ समझने के लिए, सोचने के लिए। इसलिए जितने भी टीचर्स हैं या जितने भी आपके मेंटोर हैं वो आपको यही सिखाते हैं कि आप पहले क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि क्वेश्चन देखा और बन जाए, क्वेश्चन देखा और बने, बस इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, इसे तो बार बार लगवाते हैं, आपको सैम्पल पेपर लगाइए, है ना, PYQs लगाइए, है ना, ये सब करो। अब अगले क्वेश्चन पे, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37, इसके बीच का डिफरेंस एरिया है, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल 37, देन यूजिंग पाई दिस वन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज दिस वन। अच्छा चलो भाई देखते हैं गड़बड़ इसमें, और देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस क्या है, 2πr है, और इसकी रेडियस क्या है, r ही, क्योंकि सेम सर्कल की ही बात हुई, कोई दूसरा सर्कल तो आया नहीं यहाँ पे, 2 सर्कल्स आया ऐसा कुछ तो, और दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है 37। देन यूजिंग पाई का वैल्यू 22/7, तो ठीक है, कोई वैसी बात नहीं है, पता करते हैं, r कॉमन ले लो, तो 2π - 1 = 37। r हमको पता करना पड़ेगा पहले, तो बाद में सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। तो 2 × 22/7 - 1, क्योंकि इसने बोला कि पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी। चलो भाई, तो कितना हो जाएगा 44/7 - 1। थोड़ा बस कुछ नहीं, एक्सप्रेशन दे रखा है, उसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं। माइनस कराओगे मतलब देखो ऐसे क्वेश्चन में जब 1 यहाँ लिखा करो तो इसका लिख दिया करो मल्टीप्लाई करा के, तो 44 में 7 को करा दो माइनस, तो -7 कितना हो जाएगा, 737 आ जाएगा, अपॉन 7 आ जाएगा, और रेडियस r इज इक्वल टू 37। अब देखो बच्चे, जब इसको यहाँ भेजोगे तो 7 ऊपर वाली बिल्डिंग में, 37 नीचे वाली बिल्डिंग में, कैंसिल आउट कराया, कितना आ गया, पूछ क्या रहा था, सर्कमफ्रेंस, 2 × 22/7 इंटू रेडियस, एंड दैट वी हैव गॉट 7 इटसेल्फ, तो कितना आंसर आया 44, ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक बच्चे लोग, समझे ना, दिखने वाले कभी कभी अटपटे क्वेश्चंस भी इतने अटपटे होते नहीं हैं, अगर उन क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए तो इतने भी अटपटे नहीं होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आओ, पढ़ते चलो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करते चलो, मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो साथ में। ठीक, जो क्वेश्चन आते हैं उसको पॉज कर दिया करो। अब इसको देखो, इन द गिवन फिगर 3 सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल ओवर हियर, गिवन मतलब रेडियस 7 है, एक ही सर्कल है, सबकी रेडियस तो कॉमन ही होने वाली है ना, 7 7 7 सबकी हो जाएगी 7 7, मेकिंग एंगल 60 80 एंड 40, मेकिंग एंगल 60 80 एंड 40 डिग्री ऑन द सेंटर। एरिया हमें बताना है ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड मतलब जिसमें एंगल बने हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड
रीजन। आप कहोगे सर 3 सेक्टर हैं तो 3 एरिया ऑफ सेक्टर लगाएंगे, अलग अलग निकाल के प्लस नहीं कराएंगे। देखो प्लस तो होना है इसका इसका इसका, करेक्ट है, लेकिन उसको एक साथ लिखेंगे कैसे, पाई। अब पहले वाले सेक्टर की रेडियस तो भैया सही है, आ रही चलेगी, वो तो चेंज हो रही है, θ1/360। देखो कितना प्यार समझाता हूँ आपको, समझ बात को। दूसरा पाई आर स्क्वायर, भाई सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, सेक्टर के फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर θ/360 है, 360 है, करेक्ट है कि नहीं, लगाया वही, यहाँ θ1 लिख दिया, ठीक। दूसरे वाले के लिए θ2, एंगल का नाम तो देना ही पड़ेगा कोई ना कोई, चेंज हो रहा है ना भाई, सब सेम थोड़ी है। फिर पाई आर स्क्वायर θ3/360। अब कमाल की बात क्या है, इसमें से कॉमन कर लो, कभी भी हो, मेंस्ट्रुएशन की चाहे क्वेश्चन हो, सरफेस एरिया वॉल्यूम की हो, या फिर एरिया रिलेटेड सर्कल को, जितना भी हम लोग इसको इजी कर पाए, जितना सिंप्लीफाई कर सकें, 6th 7th 8th की नॉलेज को यूज कर सकें, जहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन में से कॉमन लेते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते थे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके उतना अच्छा है। क्या कॉमन आ रहा है, सब में देख रहे हो, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में 360 बैठा हुआ, उसको भी कॉमन लेना है। तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, θ1 θ2 एंड θ3। चलो भाई, रेडियस रखी 7, अब पाई की वैल्यू भी रख देते हैं, बहुत तो इंतजार, अब रखते हैं, रेडियस रखी 7, 2 बार लगा दूं, ठीक, अपॉन में 360 चिपकाओ, अब मल्टीप्लाई लगा दें, अदरवाइज खुद ही कंफ्यूज होगे। θ1 θ2 θ3 80 40 60, 80 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री, क्लियर। क्या कराया, तीनों को प्लस करा दिया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 11 और 2 से 180, जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो सकता है उतना कर लेते हैं, बाद में इसको देखेंगे क्या करना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बचा है, 11 बचा है, 7 बचा, 11 7 जा 77 लिख दो, ठीक। अपॉन में क्या बचा हुआ है, कुछ बच रहा है, सिर्फ 180 बचा हुआ है, 180 लिख दो, मल्टीप्लाई, इसको प्लस कराते हैं, 60 40 100 इंटू 180, लो खत्म खत्म, 77, समझे। और यूनिट लगाना मत भूलना, दैट इज सेंटीमीटर्स का। अभी 2 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा वैल्यू 2 मार्क्स की है। अब ये क्वेश्चन उस बच्चे के लिए 5 नंबर का बन जाएगा, जो कि है नहीं, जिसने अलग अलग एरिया निकाले होंगे और उसको ऐड कराया होगा। वो आपकी स्मार्टनेस चेक करेगा, पेपर में आपकी स्मार्टनेस चेक करनी है कि आपको आता तो है, लेकिन आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, भाई हमारे पढ़ने का मतलब क्या है, जीवन का उद्देश्य, पढ़ाई का उद्देश्य ये है कि कठिन से कठिन जो प्रॉब्लम है उसको हम कितनी इजीली कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बच्चा होगा, पर्सन ए होगा, वो इसको अलग अलग एरिया निकाल के ऐड कर रहा होगा, एक पर्सन बी होगा जो इस तरह से कर रहा होगा, स्मार्ट वर्क कर रहा होगा। तो किसको आगे जाने का मौका मिलना चाहिए, आप बताओ, जिसने स्मार्टली वर्क किया होगा, ठीक बात है, समझे, समझ आ रही बात। चलो इसको देखो, इन द फिगर इज द क्या है, बस सिंपल है, समझी बात को, क्या लिखा हुआ है, इन दिस पर्टिकुलर फिगर इज अ सेक्टर ऑफ अ रेडियस, अच्छा ठीक है, ये एक क्या दे रखा है, एक सेक्टर दे रखा है, इसकी रेडियस है 10.5, करेक्ट है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। अब भाई समझो ये है इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के लिए, क्या नहीं बस 2 मार्क्स, लेकिन इसमें पूछा पेरीमीटर। मैंने बोला पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, कवरिंग कवरिंग करो, कवरिंग, आउटर बॉडी कवर करो। आपको क्या लगता है सिर्फ इतना कवर कर रहा है, क्यों भाई, ये नहीं कवर कर रहा है। एक बंदा यहाँ से ए पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, वापस उसको ए, उसको पेरीमीटर बाउंडेड फिगर है, तो पूरा का पूरा बाउंडेड फिगर का ही निकालना है। तो घूमो चलो फिरो, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ आए और फिर वापस आए, तभी तो कवर हुआ ना पेरीमीटर, है ना। तो मतलब हमको पूरे इसकी लेंथ निकालनी। अब सर ये क्या चीज़ है, आपने तो सर सेक्टर का जब लेंथ ऑफ बताई तो लेंथ ऑफ आर्क बताया, लेंथ ऑफ माइनर आर्क बताया, मेजर बताया, ये क्या चीज़। अरे मेरे भाई ध्यान सुनो, ये ना जो क्वेश्चन बन रहा है इसका पेरीमीटर में एरिया, सॉरी जो ये पेरीमीटर आया है वो इसका लगेगा। अब ये क्या होता है, ये होती है लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क ले लो। और क्या वो बंदा जो ए से स्टार्ट करा बी पे आकर रुक गया है क्या, वो ए पे क्या वापस नहीं आया, तो वो पहले आया सी पर फिर गया, तो क्या वो इस वाली लेंथ को नहीं ऐड करोगे। तो ये वाली लेंथ है क्या, ये इसकी रेडियस है, इसको और ये रेडियस जो 10.5 है इसको भी ऐड कर दोगे। तो यानी कि जब पेरीमीटर ऑफ आर्क निकालना तो गलती मत करना, अब सी के तो मत करना, पेरीमीटर ऑफ गिवन 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 सेक्टर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, खत्म। ठीक है, समझे बात को। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपको मालूम है 2 पाई आर, और कुछ हिस्सा बना रहा है थीटा के रूप में और अपॉन 360। अब 2 बार बार मैं फॉर्मूला आपको याद करा दूंगा।
अब मैं बार बार बोलूंगा इस तरह से, बार बार आपको याद हो जाएगा, है ना। मैं यार मेहनत करने तैयार हूँ, लेकिन आप भी थोड़ी सी मेहनत करो, दिमाग को ना अपनी बाउंड्री, तो यहाँ की तो बाउंड्री सीख रहा हो, अपने दिमाग की जो लिमिटेशन है, बाउंड्री है, वो उसको उसमें मतलब नैरो मत कर लो, उसको और बढ़ाओ, जितना एक्सपैंड करके चीज़ों को सोच सकते हो, एक क्वेश्चन को सोच सकते हो, सोचो भाई, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या है, 22.7 है भाई, 22.7 लिख दो। रेडियस की वैल्यू क्या है बच्चे मेरे, तो रेडियस आर क्या 10.5 है, 10.5 लिख देते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है, तो आपको पता है 60 डिग्री रखी है, आउट ऑफ कितना है 360 है, और 2 इंटू आर के प्लेस पे वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू दैट इज 10.5 हियर। तो भाई यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो 10.5 का डबल कितना होएगा, 10 का डबल कितना 20, 10.5 का 21, है ना, ठीक है ना। चलो भाई वैसे तो इसको भी अगर सॉल्व कराओ 21 बन जाएगा, ठीक। देखो पहले 1 से ये गया, ये कितना आ गया, सोचो, देखो 1 से ये गया तो ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 6, करेक्ट है, ठीक है। अब इसको रहने दो, इसको सॉल्व करो, 2 3 2 11, ठीक है। स्मार्ट तरीके से भी सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। अब आपको पता है 2 का 10.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जितने भी पॉइंट वाली अगर आपको कोई भी नंबर दिख रहा है, मान लो 27.5 दिख रहा हो, बगल में 2 दिख रहा हो, बगल में 3 दिख रहा है, आप किससे प्रेफर करोगे मल्टीप्लाई करना, जाहिर सी बात इससे, आपने बचपन में सीखा है, ठीक है। क्यों करोगे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कराने पर 0 मिल जाएगा, जो कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। 5 to the 10 हो जाएगा ना, यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 0 मिलने लगेगी, तो डेसिमल शिफ्ट कराने पर गायब भी हो जाएगी, ठीक है। तो पहले इसको छोड़ दो, इसलिए मैं 2 को छोड़ा। अब मेरे बच्चे यहाँ पे क्या बचा, समझो बात को, 2 से मल्टीप्लाई कराया है 10.5, 10.5 का डबल 21 लिख दो, ठीक है। कितना आसानी से भी 7 कैंसिल होगा, देखना 21 इंटू 11, यही तो हुआ, ऊपर क्या 1 गायब हो गया, 3 इंटू 7 कितना हो गया 21, कैंसिल आउट हो गया, प्लस में क्या चल रहा है 21, बचा क्या 11 प्लस 21, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 32। हर क्वेश्चन को करने का स्मार्ट तरीका है, कैलकुलेशन गलत क्यों होगी जब आप स्मार्ट तरीके से कर सकते हो भाई, सीखो उन तरीकों को, निकालो, और ये तब आएगा जब आप क्वेश्चन के अंदर ना जाओगे, आप जब 10 15 20 तरह क्वेश्चंस लगाओगे तब समझ में आएगा कि कैलकुलेशन को इस तरह से भी किया जा सकता था, जिसमें समय की बचत होगी। इतना समय बचा लोगे इन छोटी छोटी सी चीज़ों में, एक तो एक्यूरेसी मेंटेन आती है, एक्यूरेसी मेंटेन होने के साथ साथ क्या होता है, टाइम की बचत भी होती है, जिसको हम अपने अलग जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस लग रहे हैं उस पर भी हम उसमें मतलब हमको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए ना, हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर लेते हैं। स्मार्ट तरीका समझे भाई, जहाँ पे 0.5 दिख रहा है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो ताकि 0.5 का गेम ही खत्म हो जाए, ठीक, समझे ना। इस तरह से क्वेश्चन को बनाओ। अगले क्वेश्चन पे अभी क्वेश्चन देख लो, इन द गिवन फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो जितने भी आर्क दे रखे हैं, ये एक आर्क है, इसकी रेडियस कितनी रखी 7, ये एक आर्क है, इसकी रेडियस क्या रखी है 7, यानी कि ये आर्क तो मतलब हर जगह पे एक सर्कल बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, करेक्ट। ये पूरा, ये भी एक सर्कल है, ये भी क्या है, पूरा सर्कल है। और उसके क्या लिए गए हैं तो आप देखो जरा, इसका चौथा हिस्सा यानी क्वाड्रेंट लिया गया। क्यों लिया गया क्वाड्रेंट, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एंगल कितना बना है 90 डिग्री का बना है। किसी भी सर्कल को अगर मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो बनने वाला फिगर यहाँ पे जो होता है इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री अगर ये बन जाता है तो ये क्वाड्रेंट कहलाता है। और क्वाड्रेंट एक सिंपल सी बात है कि एक पूरे सर्कल का चौथा हिस्सा है, अगर पूरा सर्कल पाई आर स्क्वायर बना रहा है तो ये 4 ही आएगा। और ज़्यादा अगर नहीं माननी मेरी बात तो इसको हम लोग क्यों ना फॉर्मूले में रख दें, अगर मैं यहाँ पे 90 रख दूं और यहाँ 360 लिख दूं तो क्या ये कैंसिल होकर के चौथा हिस्सा यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर बाय 4 नहीं बना देगा बच्चे। कंसेप्चुअल है, लॉजिकल है, एक बार सीख लिए, किसी में दम नहीं इन कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग से हटा सके। बताया क्यों, हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इसका निकालना है। एक पर्टिकुलरली क्या बना रहा है, ये जो कॉर्नर पे जो ले रखा है इसने फिगर, कॉर्नर पे वो क्या बनाया, क्वाड्रेंट ही तो बनाया है। क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 4 कैसे आया ये भी मैंने आपको बता दिया है। चलो आप चाहो तो क्वाड्रेंट का एरिया लिख करके पाई आर स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हो, कोई गलती नहीं होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि बिल्कुल मौका ना दो एग्जामिनर को कि बिल्कुल मार्क्स काटे, तो मैं सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिखता हूं, एक क्वाड्रेंट लिखूंगा, ठीक है, या एरिया ऑफ सेक्टर आपको एकदम क्वाड्रेंट लिखोगे तो पाई स्क्वायर बाय 4 लगाना पड़ेगा। अच्छा कितने बने सेक्टर, 4 बने हुए। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड, तो क्या लिखेंगे, देखो सीधा लिखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बेटा कितने सेक्टर हैं, 4, तो 4 मल्टीप्लाई विथ
एरिया ऑफ सेक्टर। चलो भैया 4 मल्टीप्लाई, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में करो पूरा फॉर्मूला ही लगा दो भाई, एमसीक्यू में है तो मत लगा, मतलब एमसीक्यू में है तो पाई स्क्वायर बाय 4 कर देना। 22/7 कितना, 22/7, रेडियस सबकी 7 है तो 7 × 7, और थीटा क्या है 90 डिग्री है, क्यों है, क्योंकि ये स्क्वायर के एच पे बना हुआ है ना भाई। 1/4, 7 से 7, 4 से 4 बचा क्या, देखो 2 बचा, लिख दिया कॉपी, 7 बचा, 7 लिख दिया, कुछ और बच रहा ऊपर 1 के अलावा नहीं बच रहा, नीचे बच रहा कुछ नहीं बच रहा, तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेसिक क्लियर हो गया कैसे हम लोग। अब ये ना, अब बोलो ये कहाँ यूज होगा मालूम है, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जिसमें एक हॉर्स को एक स्क्वायर फील्ड पे बांध दिया गया इसके कॉर्नर पे, और उसकी कुछ थ्रेड है, उससे कह रहा है कि देखो कितना एरिया कवर कर रहा है। सिंपल सी बात है, अगर हम इतने बड़े हाथ को अगर यहाँ पे घुमा रहे हैं तो बड़ा बड़ा क्या बन रहा है, एक क्या बन रहा है, एक मतलब यहाँ घुमाए और 90 तक लेकर चला जाए, तो बनने वाला फिगर जो बनेगा यहाँ पर आप देखो एक सेक्टर ले रहा है, सेक्टर। अब क्योंकि वो स्क्वायर फील्ड के कॉर्नर पे बंधा हुआ है तो आपको बस एंगल देखना पड़ेगा कितना बनेगा, 90 है तो यानी कि क्वाड्रेंटी तो लेगा एक। अब फिर बोलता है कि अच्छा थोड़ा सा बढ़ा दो, तो ये वाला बन जाता है ना। अब कहता है कि जो एरिया एक्स्ट्रा कवर किया वो बताओ, यानी ये वाला। तो आप क्या करोगे, इस वाले इस सेक्टर का एरिया निकालोगे, फिर इस वाले सेक्टर का एरिया निकालोगे, इसमें रेडियस बढ़ गई और फिर माइनस करा दोगे, लेकिन एक साथ एक्सप्रेशन बना करके। क्लियर, चल अब आओ ट्राइंगल वाला पोर्शन पे भाई। इन द गिवन फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन विद रेडियाई 14, तो ये 14 दे रखे हैं सारे, ईच विद सेंटर PQR, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड। ठीक है ना, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड, इसमें लिखा नहीं है लेकिन ये इक्वेटर ट्राइंगल की बात कर रहा है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे ना इक्वल लेंथ के आर्क बनाए हुए हैं, तो यहाँ एंगल नहीं दे रहा है। तो ड्रॉन विद दिस वन इन, आप इन लिख लेना, इन किस में है, इन एन इक्वलेटर ट्राइंगल, इक्विलैटरल। अच्छा फाइन, अगर नहीं है तो भी, अगर होता तो बहुत आसान होता, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो ये वाला पोर्शन θ1, ये θ2 और ये θ3 ले लेना, पता एरिया ऑफ सेक्टर। देखो तो हमको शेडेड रीजन निकालना, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब कितने आर्क हैं, तो आप देखो 3, तो 3 मल्टीप्लाई विथ, अब देखो हमको नहीं मालूम थीटा क्या है, और ये भी नहीं मालूम कि इक्विलैटरल दिया है कि नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फंस सकते थे। तो हम लोग इसको 3 इंटू क्या लिखेंगे, देखें ध्यान से, क्या ये तीनों के तीनों इक्वल है, नहीं अलग अलग है, तो 3 इंटू लिखना गलत हो जाएगा, अलग अलग लिखना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर θ1/360 पहला वाला, फिर पाई आर स्क्वायर θ2/360 प्लस पाई आर स्क्वायर θ3/360। इस क्वेश्चन की सिर्फ इतनी सी ट्रिक है कि इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में आपके पास एंगल्स की वैल्यू नहीं गिवन है, आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है नहीं गिवन है, कोई स्पेसिफिक ट्राइंगल नहीं गिवन है, तो आप इसको ऐसे अलग अलग करके लिखोगे, कंबाइन करके प्लस कराकर। अब उसके बाद पाई आर स्क्वायर और 360 अपॉन में जो है वो कॉमन लोगे, जैसे एक पिछले क्वेश्चन में किया था, और θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 विल बी लेफ्ट। करेक्ट है। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चे, पाई का वैल्यू तो इट इज नॉट गिवन, so we have to use that is 22/7 here, and then r square, r is given 14, तो 14 into 14 कराना मत भूलना, अपॉन में मल्टीप्लाई में 360 लिखना मत भूलना। अब ये θ1 θ2 θ3 है क्या, ट्राइंगल के 3 एंगल्स, और एंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 180। समझिए कैसे आया, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ आ ट्राइंगल कितना डिग्री 180। भाई इनका सम तीनों क्या होगा 180, उड़ा दो, नीचे ऊपर क्या बचा 22 बचा, इंटू में 14 बचा, ठीक है। 180 1 ज़ा 2 ज़ा, इसके बाद मैंने क्या करा 7 2 ज़ा 14 से ही चला गया, 14 ये बचा, 14 2 ज़ा 28, 2 कैरी 14 to 28 308। समझ के बात को, ये इस तरह से करना। अगर दिया होता इक्विलैटरल ट्रायंगल तब तो बड़ा आसान था, 3 इंटू मल्टीप्लाई कर लेते, क्योंकि सब इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक का एंगल इक्वल होता, तो एंगल जब इक्वल हो सेक्टर क्या बनेगा, सेक्टर का एरिया भी सेम होने वाला है, क्योंकि रेडियस सेम ही है।
अब देखो साइज ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 15, 16 एंड 17 इन द थ्री कॉर्नर्स ऑफ द फील्ड। कह रहा है कि ऐसे साइज ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड 15, 16, 17, तो ये 17, ये 15 और ये 16 ले लेते हैं। ठीक है, अब समझो। कह रहा है इन द थ्री कॉर्नर्स ऑफ अ फील्ड अ काउ, अ बफलो एंड अ हॉर्स, काउ, बफलो एंड अ हॉर्स इज टाइड सेपरेटली विथ रोप्स ऑफ 7 सेंटीमीटर 7 मीटर ईच, 7 मीटर ईच रोप से बांध दिए गए। 7 7 7। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड विच कैन नॉट बी ग्रेस्ड। तो जब जाहिर सी बात है अगर इतनी बड़ी इसकी रस्सी है तो जब ये फिक्स है ना भाई, अब जब किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को फिक्स करके आप जब मूव करना स्टार्ट करते हो तो वो जो रीजन बनाता है वो सर्कल का बनाता है। ये बात आपको पता है, सर्कल की तो यही तो थ्योरम है क्लास, अच्छा आपके में है नहीं। सर्कल की थ्योरम, जो सर्कल बनता है उसका थ्योरम मतलब जो थ्योरी वो यही होती है। क्या होती है कि सपोज देयर इज अ डिस्टेंस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, है ना, और जब उसका पाथ ट्रेस करना हो, जब पाथ ट्रेस करना हो तो जो सर्कल का सेंटर से अगर हम जब इक्वल डिस्टेंस लेते हैं ना, और इक्वल डिस्टेंस लेकर के अगर घुमाते चले जाएं तो बनने वाला जो पाथ होता है वो क्या होता है, हमेशा सर्कल का होता है। ये सर्कल को जब एक आईसीएसई में क्लास 10th में चैप्टर लोकस में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, और सर्कल की थ्योरी है। तो यहाँ पर भी अगर मैं इस पॉइंट को फिक्स कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ भैया घूमो, लेकिन रहना ट्रायंगल फील्ड के अंदर ही है तो वो घूमना स्टार्ट करेगी, हालांकि वो सर्कल ऐसे बनाएगी, लेकिन रहना फील्ड के अंदर है तो हम इस वाले पोर्शन को हटा देंगे तो बनने वाला फिगर जो होगा वो कितना बनेगा। अब ये क्या है, आपको दिख रहा होगा सेक्टर का है, सेम यहाँ बनेगा और सेम यहाँ बनेगा। जैसे एंगल्स नहीं पता है तो θ1, θ2, θ3, θ1, θ2 और इस वाले का नाम θ3 देता हूँ। बिल्कुल पुराने जैसा ही क्वेश्चन है जैसा भी लास्ट किया था। कह रहा है अनग्रेस निकालना है, कैन नॉट बी ग्रेस निकालना, पहले ग्रेस का निकालेंगे फिर एरिया और ट्रायंगल से माइनस भी कराएंगे, ठीक है ना। ठीक है भाई, चलो पहले हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर्स निकाल लेते हैं फटाफट से। एरिया ऑफ ग्रेस पोर्शन निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ग्रेस्ड पोर्शन तो क्या हो जाएगा बच्चे, पाई आर स्क्वायर θ1 प्लस पाई आर स्क्वायर θ2 प्लस पाई आर स्क्वायर θ3 और सब में बीच नीचे के लिखा होगा 360 360 360 प्लस θ2 बच रहा है और प्लस थीटा का 3 बच रहा है। आपको अच्छे से पता है तीनों मिलकर के कितना बना देंगे, 180 बना देंगे। पाई की वैल्यू आपको पता है 22.7 है, रेडियस हमको दे रखी शायद 7 कहीं थी, 7 है, 7 इंटू 7 करा लेंगे, अपॉन में 360 लिख लेंगे और यहाँ पे तो 180 आ ही रहा है, उड़ा दिया। कितना आ गया 2 टाइम्स, कितना आ गया 11 टाइम, कितना आ गया 7 टाइम्स। ठीक है, ठीक है भाई, 7 से ये तो कट गया, सॉरी 7 ये तो कट ही गया, देख लो यहाँ पे फिर से एक बारी। 181 था, 182 था, 2 से उड़ाया 11 आया, 7 से उड़ाया तो एक 7 कट हो गया, ऊपर बच रहा है 11 इंटू 7 यानी कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको बेटा क्लास 9 का हेरॉन्स फॉर्मूला तो याद ही होगा, अगर 3 साइड आपको पता है तो उसका हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इससे बाय यूजिंग हेरॉन्स। एस निकालेंगे सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर 15 प्लस 16 प्लस 17 अपॉन 2 कर लो, 18 कैरी 1 48 अपॉन 2 कैंसिल आउट 24 सेंटीमीटर आएगा। फिर मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, नहीं याद है इसलिए आपको कहीं भूल ना गए हो, एस माइनस से एस माइनस पी मल्टीप्लाई विथ एस माइनस सी। अब यहाँ से करके आप इसका एरिया निकालो और ये एरिया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर का दे रखा है। तो अनग्रेस्ड एरिया का जो फॉर्मूला मतलब एक एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से ये जो एरिया ऑफ सेक्टर्स आए थे तीनों, सेक्टर्स लिख रहा हूँ ताकि याद रहे तीनों की बात कर रहा है, इस कंबाइन सेक्टर के एरिया को माइनस करा दोगे। ठीक है ना बच्चे मेरे, क्लियर, समझ बात, इतना काम आपको करना है। आगे बढ़ जाते हैं। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये भी क्वेश्चन समझने वाला है। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। तो 35 मिनट्स में कितना डिग्री का एंगल कवर कर लेगी एक क्लॉक, बस इतना समझ लेना चाहिए। तो एक मान लीजिए सर्कुलर क्लॉक है, ठीक। अब इसमें आपको अच्छे से पता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अब आप देखोगे तो क्लॉक जब घूमेगी तो
हर एक जब 2 नंबर्स को स्किप करेगी, एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाएगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? एक बात बताओ, टोटल एंगल कितने का होता है? 360 का होता है। ठीक है, ठीक है ना, टोटल एंगल कितने का होता है? 360 का होता है। और इस 360 डिग्री को कवर करने के लिए कितने मिनट्स लगाती है? तो 60 मिनट लगाती है। तो अगर 1 मिनट में मैं पूछूं कि एंगल जो बनेगा, एंगल कवर्ड इन 1 मिनट कितना हो जाएगा? 1 मिनट का निकाल लो, 360 अपॉन 60 करके, तो इसको हटा देते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना डिग्री बनता है? तो 1 मिनट इज इक्वल टू जितना याद रखना 60 मिनट, 6 डिग्री का बना रहा है। तो इट इज कवरिंग एक्चुअली 35 मिनट्स। तो 35 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल कवर करेगा? 6 मल्टीप्लाई विद 35 कर लो, 6 5 33, आगे कैरी 6 इधर 18 3 221, तो 210 डिग्री का एरिया जो एंगल है वो बना रहा है। तो थीटा हमारे पास आ चुका है। इन 35 मिनट्स में कितना डिग्री का एंगल कवर कर रहा है? 210। अब कह रहा है एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक, तो एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक कह रहा है कितना, इसका कितना एरिया कवर कर लेगा? 35 मिनट्स में 35 यहाँ होगा, वो जब वो यहाँ से यहाँ तक का एरिया कवर कर लेगा, तो बनने वाला जो एंगल है पूरा का पूरा वो कितना आ गया? 210 आ गया, 210 आ गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर फटाफट से लगाना स्टार्ट करो। ठीक है, लगाओ एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, बाकी आई होप कि आप इसे आराम से बना लोगे। रेडियस कितनी होगी? जितना उसका, जितनी लंबा उसका हैंड यानी कि 12, तो 12 इंटू 12 लिख दो, और थीटा क्या हो गया? 210 हो गया इस बार। ठीक, क्या आंसर आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में वो आपको बताना है। ठीक, क्लियर? क्लियर होगी बच्चे? तो कमाल की बात बस जो याद रखने वाली थी वो ये थी, बस आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली बात है कि 1 मिनट में 60 डिग्री। अब 35 मिनट दे रहे हो, 35 से मल्टीप्लाई कराओ, और अगर जो भी दे रहा है लाइक 60 दे रहा है, जो भी दे रहा है आप इजीली कर लोगे इसको। कहाँ से है वो मैंने आपको बता दिया भाई, पूरी क्लॉक जो पूरा सर्कल घूमने 360 डिग्री का एंगल लगाएगा, और क्योंकि हमें पता है कि जब मिनट हैंड घूम रहा होगा, जब मिनट हैंड घूम रहा होगा तो वो कितने मिनट कवर कर रहा है? 60 मिनट कवर कर रहा है। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे सेकंड वाला हैंड होता तो भी आपको एक पूरे राउंड में 360 डिग्री को कवर करने के लिए कितने सेकंड कवर करता है? 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट होता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे आप देखते हो 1 सेकंड में भी कितने डिग्री का एंगल कवर करता? 6 का ही करता, 1 सेकंड में। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। इट इज सपोज टू एड टू अ स्क्वायर लॉन विथ ईच साइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लेना। क्या कह रहा है? इट इज प्रपोज्ड क्या प्रपोज करा गया भाई? इट इज प्रपोज्ड टू एड टू अ स्क्वायर लॉन विथ ईच साइड 50 मीटर। एक स्क्वायर लॉन है, हर एक साइड कितनी दे रखी है? तो बोला 50 मीटर दे रखी है। अब कह रहा है टू सर्कुलर एंड्स, द सेंटर ऑफ ईच सर्कल बीइंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर। क्या बना है? डायगोनल का इंटरसेक्शन आया ये, इसका नाम दिया ओ। कह रहा है कि यहाँ पे हमको ना टू सर्कुलर एंड बनाने हैं, सर्कल के एंड मतलब सर्कल का एक हिस्सा बनाना है। तो यहाँ पर एक सर्कल एंड बनेगा और एक सेम एज यहाँ बनेगा। ठीक है ना, अब हमसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द होल लॉन, फाइंड द एरिया ऑफ द होल लॉन। देखना भी बताते हैं, पूरे लॉन का एरिया निकालना है। ये कितना है? ध्यान से देखो, ये है 50 मीटर। ठीक, सबसे पहले हम लोग ए बी सी डी ये नेम लिख लेते हैं, हमको पूरे का निकालना है। अब एक बात बताओ, इसके कई तरीके हैं। जैसे एक तरीका इसमें ये है कि हम ये क्या है, एक्चुअली सेगमेंट है ना, ये क्या है? सेगमेंट्स है। ये एक और सेगमेंट है। ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? तो आपको मालूम है कि जो डायगोनल्स होते हैं, ये एक स्क्वायर के डायगोनल्स कहाँ कट करते हैं? 90 डिग्री पे कट करते हैं, पता है ना? क्या चीज़? डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर इंटरसेक्ट, या बाइसेक्ट भी लिखो तो ज़्यादा सही रहेगा, बाइसेक्ट ईच अदर एट कितना डिग्री पे? 90 परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब जो एंगल डी ओ ए बना है वो 90 हो गया। ये तो बात क्लियर है। ठीक है ना, हम क्या करने वाले, इस सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। इस सेगमेंट का निकालने की जरूरत नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। स्क्वायर का एरिया हमको मालूम है, इजीली निकाल लेंगे। ठीक, अब बात समझो। सबसे पहले पता कर लेते हैं कि इसका ना भाई, अगर देखो ये जो सर्कल के एंड जुड़े हुए हैं ना, इसका सेंटर क्या है? ओ है यहाँ पर। ठीक है ना भाई, यही तो है। ठीक,
तो इसका मतलब जहाँ डायगनल्स कट कर रहे हैं, द सेंटर ऑफ ईच सर्कल बीइंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हर एक सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, ओ पर है। तो यानी ओ इन डायगनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट भी है, ओ इस सर्कुलर पार्ट का सेंटर भी है, तो हमको सेंटर की तो जरूरत पड़ती है। करेक्ट है। चलो भाई अब एक बात बताओ, अगर मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस आर्क का एरिया निकालूंगा। तो चलो निकालते हैं, लेकिन क्या मुझे ये ओडी पता है, अभी तक नहीं पता है। ओडी किसका हिस्सा है, डायगोनल का। तो सबसे पहले हम लोग डायगोनल पता कर लें, डायगोनल ऑफ आ स्क्वायर। वैसे तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, वो होता है a√2, a मतलब साइड, तो 50√2, ठीक है ना। अगर डायगोनल 50√2 आ गया तो डायगोनल का हाफ जो कि इस पॉइंट पे मीट कर रहा है ओडी, वो कितना हो जाएगा, अभी लिखा तो बाइसेट कर देता है, यानी कि 50√2 का हाफ करा दोगे तो 25√2 आ जाएगा कैंसिल आउट कराने पे। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये ओडी जो है ना, यही एक्चुअली रेडियस है, देखो लग रही देखने में, है ना भाई। तो चलो अब सेगमेंट का एरिया निकालते हैं, यहाँ से एरिया ऑफ सेगमेंट भी आपको आ जाएगा। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करा देंगे πr² थीटा अपॉन 360, और माइनस करा देंगे, किसको माइनस करा देंगे, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब जितने भी ऐसे ट्राइंगल्स हैं जहाँ पे अगर इसकी साइड्स राइट एंगल बना रही हैं तो आप 1/2 बेस इंटू हाइट लगाओगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। r² sin थीटा पॉइंट लगा सकते हैं ऑल तो, बट मुझे लगता है एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाना यहाँ पे ज़्यादा आसान रहेगा। पाई की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन, नहीं इसमें दी है शायद 3.14, तो हम लोग 3.14 लिख लेंगे। कैलकुलेटिव क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना। आर कितना आ गया है, आर आ गया 25√2, 25√2, आर स्क्वायर है इसलिए 25√2 एक बार और लिख दिया। थीटा कितने डिग्री का बनाया था, वहाँ पे 90 डिग्री का बनाया था, तो 90 डिग्री लिख दिया, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे 1/2 बेस। अब इसका बेस भी कितना है 25√2 है, और ये वाली साइड भी कितनी है 25√2 है, तो क्या मैं यहाँ पे 25√2 मल्टीप्लाई विथ 25√2 ना लिख दूँ। क्लियर होगी बात, अब समझते हैं ना, बहुत मुश्किल कैलकुलेशन लग रही है देखने में लेकिन है नहीं। 1 इसको कैंसिल कराओगे तो आएगा 4, ठीक है। अब समझना, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2। एक काम करते हैं, यहाँ देखो √2 देखो, जितना आप अभी आराम से लिखोगे उतना समझ में आएगा। √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा बच्चे, 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या चल रहा है 4, लिख दो 4। यहाँ पे देखो तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, माइनस लगा रहे हैं, 25 इंटू 25 इंटू √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस 2 ने इस 2 क्या उड़ाया, उड़ा दिया इस, ठीक है ना। अब यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा ऐसे। अब देखो 25 इंटू 25 625 है, यहाँ पे 3.14 है, समझना बात को। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले जो कॉमन आ रहा है वो उठा लेते हैं। अच्छा 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 होता है, तो 625 को तो बाहर लिख दो। अब बचा है 3.14 अपॉन 2, इसको भी अगर सिंप्लीफाई कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो कितना आएगा 2 1 2 पॉइंट लगा 10 हो गया, 2 5 10, फिर हो गया 1.57, तो 1.57 बच गया है, ठीक है। देखो ये वाला 25 25 625 बाहर आ चुका है, 1.57 बच गया, वहाँ लिख दिया, माइनस लगा दो। अब क्या करना है बच्चे, अब क्या करना है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अभी 25 क्या हो चुका है, बाहर आ चुका है, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, यहाँ बचा 1 के, तो यानी कि 625 मल्टीप्लाई 0.57, क्योंकि 1 में से 1 तोड़ गया। रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, कितना आने वाला है देखते हैं, 625 मल्टीप्लाई विथ 0.57, 7 5 35, 3 7 14, 3 17 1 7 6 42 1 43 मल्टीप्लाई 5 5 25 2 5 2 10 2 12 1 5 30 30 5 7 5 12 कैरी 1 3 1 4 2 6 4 1 5 और 3, 2 के बाद डेसिमल तो लगा दो 356 पॉइंट कितना 25 ये हमने निकाला एक सेगमेंट का एरिया। अब 2 का कितना होगा, इसी में 2 का मल्टीप्लाई करा दो, एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स कितने हो जाएंगे, तो बेटा 356.25 मल्टीप्लाई विथ 2 करा दो, तो कितना आ जाएगा, यहाँ देख लो 250 हो जाएगा, 2 6 12 कैरी 1 21
712.50 ये आ गया, यहाँ लिख देता हूँ 712.50। ठीक है ना, ये हमने सेगमेंट्स के लिए निकाल लिया, लेकिन क्योंकि उसने बोला है कि सेगमेंट के साथ साथ हमको पूरा होल लॉन्च चाहिए, तो इसका भी तो ये चाहिए। तो एरिया ऑफ, इसको बक्से में डाल दें, तो एरिया ऑफ स्क्वायर पोर्शन में निकाल लो जो स्क्वायर बना है। अब वो क्या होगा, बड़ा आसान है, 50 × 50, तो वो कितना हो जाएगा 525 और डबल जीरो चिपका दो। तो टोटल एरिया अब हम लोग बताएंगे, तो टोटल एरिया क्या आएगा 2500 प्लस 712.50 प्लस कराओगे तो कितना आ जाएगा, 2 है 1 है और यहाँ पर 7 12 यानी कि 30, तो 3212.50 फिर से लिख देते हैं, कितना आ गया 3212.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर क्लियर बच्चे, यहाँ से मैं जो टॉपिक अपना कवर करा है उसमें मैंने एरिया ऑफ सेगमेंट की चीज़ बता दी। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, है ना। देखो सेगमेंट का एरिया किस तरह से यूज़ करा, ट्राइंगल क्यों हम लोगों ने 1/2 बेस इंटू हाइट लगाया, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे, 90 डिग्री का एंगल बना तो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो चुका है, इसका मतलब बेस इंटू हाइट लगने लगना है, इसलिए 1/2 बेस इंटू हाइट कर लिया। कैसे रूट को सॉल्व करा ये भी मैंने आपको सिखाया, कैसे आप पेपर में आएगा तो किस तरह सॉल्व करोगे, एक कैलकुलेशन को साइड में करके दिखाया, ताकि आपको भी ऐसे ही करना है। भाई मैं प्रिपरेशन ऐसे कर रहा हूँ कि आप बोर्ड में बैठे हो, पेपर में बैठे हो, कोई हेल्प नहीं कर रहा, मैं नहीं बैठा, कोई नहीं बैठा, वहाँ पर आप और आपके अंदर के जो मैथमेटिशियन जो जाग जाना चाहिए उस वक्त वो है, तो वो आपको हेल्प करेगा। भैया आपका सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह से हम लोगों ने इस वक्त किया था, अब इस तरह से बनाओ, कैसे रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर 2 कराया था, 2 से कैसे सिंप्लीफाई कराया था, यही सब चीज़ें पेपर में याद रखनी है। ठीक है, यही सब चीज़ें पेपर में याद रखनी है। ठीक है, चलो इस बात को क्लियर कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब सेगमेंट वाला क्वेश्चन भी तैयार हो गया, और भी बहुत क्वेश्चंस हैं जो मुझे कराने हैं, ऑल्दो एंड डेफिनेटली विल डू दोस क्वेश्चंस ऑल्सो, बट यहाँ पर अपने लेक्चर को हम फिनिश करेंगे, क्योंकि अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, जब वो अपनी टॉप 15 क्वेश्चन की सीरीज़ या टॉप 18 क्वेश्चन की सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको उसमें सबसे मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस को भी यहाँ पर दूंगा टॉपिक वाइज। टिल देन वेट, बट हाँ अपने बेसिक्स यहाँ से कवर करते चलो, क्योंकि ये बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चन कोई भी दे दे भाई, आप मुझसे पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, किसी भी पढ़ो, डोंट वरी अबाउट दैट, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपने कंसेप्ट अच्छे से सीखे, कंसेप्ट कितना। अब तो मतलब मैं देखता हूँ इंटरनेट पे इट्स लाइक बूम और स्टूडेंट, बहुत अच्छा सा मौका है उनके पास, आप कंसेप्ट मुझसे सीख रहे हैं, सीख लो, कोई बात नहीं। और उसके बाद क्या करो, कंसेप्ट सीख रही है, कोई भी क्वेश्चन, किसी का भी लेक्चर उठाओ, किसी के भी क्वेश्चंस को उठाओ, शीट्स उठाओ, सैम्पल पेपर उठाओ, अब देखो ये कंसेप्ट यूज़ हो रहे कि नहीं हो रहे, हो रहे होंगे। ठीक है, डेफिनेटली होंगे। ठीक है, तो चलो भाई इन बातों के साथ आज के लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन पढ़ते रहो, लगे रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि जो मेहनत है वही है सबसे इंपॉर्टेंट अपनी सफलता को पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।